बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है टॉर्क पे, फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 13 सेकंड चैप्टर। बेटा टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? ये देखें आपके सामने एक रेंच है, ये एक नट है। तो बेटा इस रेंच के ऊपर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे आपका रेंच इस डायरेक्शन में क्या करेगा? टर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट टर्न कर जाता है तो उसको हम नाम देते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मेरा बेटा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा? टॉर्क। तो ये फिजिकल डेफिनेशन थी। उसके बाद मेरा बेटा अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूँ, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज़ नोन एज टॉर्क। मेरा बेटा ये जो फोर्स आपने अप्लाई की है और ये जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फोर्स, यानी कि जहाँ पर रोटेशन हो रही होती है और जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही होती है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग मोमेंट आर्म का नाम देते हैं। तो मेरा बेटा इस फोर्स और मोमेंट आर्म का अगर मैं प्रोडक्ट ले लूँगा तो वो भी मुझे क्या देगा? टॉर्क देगा। उसके बाद मेरा बेटा थर्ड डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज़ नोन एज टॉर्क। मेरा बेटा आपको ये भी पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट्स हमेशा वेक्टर्स के दरमियान होता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स के दरमियान होता है तो आपको पता है कि मोमेंट आर्म क्या है? वो तो स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स उसकी डायरेक्शन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर, उसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज नोन एज टॉर्क। इट मीन्स अगर मोमेंट आर्म की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाए तो मोमेंट आर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। उसका फॉर्मूला देखें बच्चे, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर क्रॉस एफ हो जाएगा। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो कोई ना कोई क्वांटिटी आती है और यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही होती है वो साइन थीटा आ रही होती है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? आर एफ साइन ऑफ थीटा आ गया। मेरा बेटा अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं तो ये डिपेंड, इसके यूनिट्स फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, मोमेंट आर्म की डिस्टेंस है उसके यूनिट क्या हो जाएंगे? मीटर। साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो इट मीन्स यूनिट्स क्या हो जाएंगे? न्यूटन मीटर हो जाएंगे। मेरा बेटा अगर इसकी डायमेंशन लिखूँ तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से जो कोई नई क्वांटिटी मिल रही होती है वो नई क्वांटिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो नेचर क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। मेरा बेटा हमें ये भी पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। तो इट मीन्स टॉर्क की डायरेक्शन निकालने में हम क्या करेंगे? राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। और मुझे यहाँ से राइट हैंड रूल से अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा टॉर्क मोमेंट आर्म की क्या है? परपेंडिकुलर है। मेरा टॉर्क फोर्स की भी क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मुझे टॉर्क की डायरेक्शन मिल गई कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म एज वेल एज फोर्स। जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड अगर हम एक एमसीक्यू देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम यूनिट्स ऑफ टॉर्क, कि कौन किन क्वांटिटीज़ के सेम यूनिट्स हैं जो कि टॉर्क के हैं? वर्क के, एनर्जी के, बोथ या नन? मेरा बेटा हमें पता है कि वर्क और एनर्जी का ऐसा यूनिट जाउल है, बट वो बनता है किससे? न्यूटन मीटर से। तो मेरा बेटा हम इसको सेम यूनिट ऑफ अ टॉर्क नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इस वाले न्यूटन मीटर को हम जाउल नहीं कह सकते। तो वर्क और एनर्जी के जो यूनिट्स हैं वो जाउल हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? बोथ लगा देते हैं, वो गलत होगा। मेरा बेटा नन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों मेरा बेटा? इसको हम लोग जाउल के इक्वल नहीं लिख सकते टॉर्क की कंडीशन में। क्लियर? उसके बाद मेरा बेटा आपको एक सवाल आ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम डायमेंशन ऑफ टॉर्क। मेरा बेटा डायमेंशंस तो डायमेंशंस हमेशा क्या होती हैं? बेस यूनिट से निकलती हैं। मेरा बेटा जाउल के भी बेस यूनिट्स यही होंगे जो कि ये लिखे हुए हैं, और टॉर्क के भी बेस यूनिट्स क्या होंगे? यही होंगे। इट मीन्स वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी? सेम। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिलता है मेरा बेटा कि टॉर्क के यूनिट्स सेम नहीं होते हैं वर्क और एनर्जी के, बल्कि उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद मेरा बेटा अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करता हूँ तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? लाइन अलॉन्ग विच बॉडी रोटेट्स। मेरा बेटा देखें, अब जब मैं इस रेंच को घुमाऊंगा तो ये इस पॉइंट के गिर्द, इस लाइन के गिर्द रोटेट करना स्टार्ट नहीं करते। कहते हैं जो लाइन आपको नजर आ रही है जिसके गिर्द आपकी बॉडी रोटेट करती है मेरा बेटा, इस लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। उसके बाद है पिवट। पिवट क्या होता है? पॉइंट अलॉन्ग विच बॉडी रोटेट्स। मेरा बेटा यहाँ पे अगर ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है ना, अब इस पॉइंट के गिर्द मेरे ऑब्जेक्ट ने क्या करना है? रोटेट करना है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? मेरा पिवट पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद मेरा बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन अलॉन्ग विच फोर्स एक्स। अब मेरा बेटा ये देखें, इस लाइन के अलॉन्ग मेरी फोर्स क्या कर रही है? एक्ट हो रही है। तो ये जो लाइन है क्या कहलाएगी? ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगा। उसके बाद मेरा बेटा लास्ट चीज़ है मोमेंट आर्म, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। मेरा बेटा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है मेरा बेटा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं मोमेंट आर्म का। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करें, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन is known as moment arm. So this is the basic idea of torque
और आज हमने टॉर्क के साथ उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया है। इसमें किसी बच्चे को कोई मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।